हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी अपना यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मुझे एक नई एक्साइटमेंट होती है। ऐसा लगता है मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अपना सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। लास्ट टाइम भी मुझसे पूछा जाता था, बट वो कुछ पुराना हो चुका था। परी के टाइम भी मेरा सिजेरियन ही हुआ था, तो 7-8 साल हो गए थे उन बातों को, तो इसलिए कुछ खास मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना अपना जो भी सिजेरियन एक्सपीरियंस था, मेरी डिलीवरी का जो भी एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बेसिकली मैं शेयर करने वाली हूँ जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई और क्या क्या हुआ, कैसे डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन करना है, ये सब। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा कमेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के कैंसर जर्नी के लिए भी पूछा है, तो उसका वैसे मैं एक बार ब्लॉग बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। लेकिन पहले मैं देखूंगी कि इस ब्लॉग को कितना पसंद किया है आप लोगों ने। उसके बाद अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बनाऊंगी, उस टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं इस ब्लॉग को। शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। मेरी जो ड्यू डेट थी, वो ड्यू डेट थी 20 जनवरी की, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा हो चुका था। तो फिर रेगुलर जो चेकअप विजिट होता है डॉक्टर के, मैं वहाँ पर गई हॉस्पिटल में। वहाँ पर मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो रेगुलर चेकअप के लिए ही था, लेकिन उन्होंने कुछ चेकअप वगैरह करे एंड शी वाज लाइक कि आप आज एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे तो पेन वगैरह भी कुछ नहीं हो रहे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा पाऊँ, क्योंकि मेरा जो पहला सिजेरियन था उसको ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके थे, और जो मेरी स्कार थिकनेस थी वो 3.7 mm की थी। तो अच्छा था चांस की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन पहले डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ ठीक है कर देंगे हम, लेकिन थोड़ा रिस्क है। सेकेंड विजिट में उन्होंने बोला कि 50-50% है, कि रिस्क भी है और हो भी जाएगा। एंड देन जो मेरी लास्ट विजिट जिसके बारे में अभी बता रही हूँ आप लोगों को, इस विजिट में उन्होंने बोला नहीं रिस्क है, आप सिजेरियन के लिए ही हाँ भर दो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है। स्कार्स अगर खुल जाते हैं तो आपकी और आपके बच्चे की दोनों की लाइफ को रिस्क है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो एक बार को मुझे था कि नहीं रिस्क ले लेते हैं, एंड सेकेंडली मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर सच में रिस्क हुआ तो बच्चा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी, और अगर बच्चा गया मैं बच गई तो मैं वैसे ही नहीं अपनी माइंड सेट को स्टेबल रख पाऊंगी, और हमेशा रिग्रेट करती रहूंगी कि मेरी एक गलती की वजह से ऐसा कुछ हुआ। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि मेरी एक बच्ची और है, तो ऑब्वियसली उसको उसकी माँ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें सोची मैंने, एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो लेट्स गो फॉर सिजेरियन। तो फिर मैंने जहाँ पहले अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा, अब मेरी बेटी जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, फिर मैं उसी हॉस्पिटल में चली गई, क्योंकि वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस सिजेरियन का सही था। तो आई थॉट कि वहीं पर ही जाके अपना सिजेरियन करवाया जाए। तो जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सिजेरियन होगा, आप लोगों ने मेरा शायद विजिट एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने वाइट कलर का कुर्ता डाला हुआ है, और मैं रो रही हूँ उसमें, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत पेनफुल होती है और सिजेरियन भी बहुत पेनफुल होती है, दोनों बराबर ही होती है। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब परी होने वाली थी तब पहले पूरा नॉर्मल का ट्राई किया गया था। तो सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे मुझे पेन बहुत अच्छे वाले आ गए थे, और रात को 1:30 बजे तक वो पेन में थी मैं। तो आई नो कि वो पेन क्या होते हैं, इसलिए आई एम टेलिंग यू गाइस कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन बहुत खतरनाक होता है, और सिजेरियन का भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बस इसमें यह है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको स्टार्टिंग के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पेन में रहना होता है, खतरनाक वाले पेन में। जो बियर कर जाता है उस पेन को, उसको हो जाता है नॉर्मल। जो नहीं बियर कर पाता है वो या तो सिजेरियन करवा लेता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को तो डॉक्टर सिजेरियन के लिए करते हैं। तो परी के टाइप पे सिजेरियन इसलिए हुआ था क्योंकि नाल फंस गई थी 2 बार, बोला था डॉक्टर ने, तो बच्चा पुश नहीं कर पा रहा है खुद को, तो सिजेरियन होगा। एंड दिस टाइम डॉक्टर ने बोला कि आप रिस्क मत लो, स्कार्स के खुलने के चांसेस हैं,
तो रिस्क बिल्कुल भी मत लो, बच्चा नहीं बच पाएगा। और क्योंकि अगर उस टाइम हमें लगेगा कि स्कार्स खुल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाते टाइम, तो हम बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं बचा पाएंगे। उस टाइम हम सिर्फ आपको बचाने की कोशिश करेंगे, और वो भी मतलब आप बच पाओ ना बच पाओ, वो एक अलग फैक्ट है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ को लेकर, मैंने बहुत सोचा। एंड देन उस टाइम ऐसा कुछ था कि मैं किसी और हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकती थी, और उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोली थी कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वो आपको इतना कुछ नहीं बताएंगे, आप जाओगे वो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, आप बचो ना बचो, बच्चा बचे ना बचे, तो वो सब मायने नहीं रखेगा, वो आपको इतना डीप डाउन डिटेल्स नहीं देंगे। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, इन्होंने बिना पूछे ही ये चीज़ें बोली है, तो मैंने उस चीज़ को मान लिया। लेकिन उस हॉस्पिटल में मैंने डिलीवरी नहीं करवाई अपनी, सिजेरियन नहीं करवाया, बिकॉज मेरा उस हॉस्पिटल में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं सीधा गई दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पर परी हुई थी। वहाँ पर मैंने जाके पहले उनसे पूछा कि क्या आप नॉर्मल कर पाओगे, एंड शी वाज लाइक कि नहीं, हम पहले सिजेरियन में नॉर्मल करने की कोशिश हमने करी हुई है, लेकिन जब केस ख़राब हो जाता है या बच्चा नहीं बचा पाते हैं हम, तो माँ बाप केस कर देते हैं, बहुत दिक्कतें होती है। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल भी किसी भी एंगल से रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने तो क्लियर ही मना कर दिया था, एंड देवर लाइक कि आप आज ही अपना सिजेरियन करवा लो। जब हम उस हॉस्पिटल में पहुँचे, मीरा गुप्ता नाम है उस हॉस्पिटल का, BM गुप्ता सॉरी। और जैसे ही हम गए तो उन्होंने कहा आप आज ही सिजेरियन करवा लो, बट मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं तो नॉर्मल विजिट के लिए दूसरे हॉस्पिटल गई थी। और फिर मैं एक बार कंसल्ट करने के लिए वापस इसी हॉस्पिटल आई थी, और जैसे मैं इस हॉस्पिटल आई तो उन्होंने बोला कि आप आज ही करवा लो। और जैसे उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने घर पे बता दिया, जैसे घर पे बताया वैसे ही मेरा भाई आ गया, मेरे भाई का दोस्त आ गया, मेरे मौसी सास के बेटे आ गए, मेरे देवर लगते, मेरी सास आ गई। तो सब लोग आ गए थे वहाँ पर, और उन्होंने मुझे बोला कि करवा ले। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आज नहीं करवाऊँगी, मुझे घर जाना, मुझे घर समेटना है, मैं घर भी साफ़ नहीं करके आई हूँ, मैं तो बस रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। और आ, फिर अगर मैं इधर रहूँगी तो 3 दिन निकल जाएंगे, पूरा घर मुझे सेट करना है। तो सबने कहा घर की टेंशन क्यों ले रही है, घर का काम हम अपने आप समेट लेंगे, तुम करवाओ अपना ऑपरेशन। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर में थी कि नहीं नहीं, मुझे अपना घर समेटना है, मुझे अपनी चीज़ों को सेट करना है ताकि मैं ऑपरेशन से घर आऊँ तो चीज़ें मुझे एकदम वेल सेटल्ड मिले, मुझे फिर उस चीज़ का रिग्रेट ना रहे, अरे घर पूरा फैला हुआ था। और ऑब्वियसली मेहमान वगैरह आते हैं बच्चा होने के बाद, तो घर फैला हुआ ना दिखे, और मुझे खुद पता है कि मेरी चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं थैंक्स बोलूँगी अपनी देवरानी को। जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, वो घर आ गई, और उसने सब कुछ समेटा, पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया। जो काम मेरा था वो सब उसने किया, और बहुत अच्छे से किया। तो मेरी वो टेंशन वहीं उसकी वजह से एकदम दूर हो गई। फिर उन्होंने मतलब मेरे सास ने और सब ने मुझे फ़ोर्स किया कि आज ही सिज़ेरियन करवा लो, और मुझे डर तो लग ही रहा था। ऑब्वियसली यार, ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि आप सुनते ही काँपने लग जाते हो। फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, जब मुझे हुआ कि हाँ, मेरा घर मेरी देवरानी सँभाल रही है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब सब फ़ोर्स कर ही रहे हैं तो आज ही ऑपरेशन करवा लेते हैं। मैं एडमिट हो गई। अप्रॉक्स 4:30 बजे मैं उस हॉस्पिटल गई थी, और 4:30 बजे जाते ही उन्होंने मुझे एडमिट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद। और तकरीबन 7 बज चुके थे, ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी, जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो सब हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 8 बजे के करीब, मुझसे पहले भी 1-2 और थे, उनका ऑपरेशन होना था, एक थी शायद मुझसे पहले, उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, एंड देन मैं गई ऑपरेशन रूम में। वहाँ पर 3-4 डॉक्टर्स थे। मेरी मेन डॉक्टर थी जिनसे मैं हमेशा कंसल्ट करवाती हूँ। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मेरा ऑपरेशन होगा तो आप रहना वहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि आप रहो, सो दैट मैं कंफर्टेबल फील करूँ। तो वो भी उस टाइम आ गई थी, 2 फीमेल डॉक्टर थी, और जो बच्चे को नहलाते वगैरह हैं वो थे। मतलब अच्छा खासा क्राउड था वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन रूम में, थिएटर बोल लो, रूम बोल लो, जो भी बोल लो।
फिर उन्होंने ड्रेस वगैरह पहले ही चेंज कर रखी थी मेरी। एंड देन जैसे मैं गई तो ऑपरेशन रूम में एक ऐसे बेंच सी थी स्टील की, उस पे उन्होंने कहा इस पे बैठ जाओ आप। और मैं जैसे ही बैठी तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला कि झुको आप। जैसे मैं झुकी तो उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ लगाया। आई गेस मैं इतना आई 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 थिंक वो होता है ना, कुछ लगवाते हैं फिर उसमें इंजेक्शन लगाते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, ऐसा कुछ शायद लगाया पहले। फिर वो सेट नहीं बैठा, फिर दूसरी बार लगाया, फिर सेट नहीं बैठा, फिर उन्होंने बोला और अच्छे से झुको। फिर मैं झुकी, फिर उन्होंने तीसरी बार लगाया और मैं इतना पेन में थी ना, और इतना डर में या सदमा आप मान लो कि इतना टाइम से मैं उस आपकी ऑपरेशन होने वाला है उस डर में थी कि शायद वो पेन ऐसा हो गया था कि मुझे हो ही नहीं रहा था कि अच्छा 3 बार लग लिया। मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो बच्चा जब होता है तो इतना खतरनाक पेन में होते हो आप कि आपको कोई कितने इंजेक्शन लगा ले, कुछ लगा ले, आप वो सब बर्दाश्त कर जाते। तो तीसरी बार में वो सेट हुआ और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया और उसके बाद मुझे लिटा दिया और मेरा नीचे की जो पैर हैं वो सब सुन्न होने लग गए, मेरी लोअर बॉडी एकदम सुन्न होने लग गई। और इस बार मैंने उनको बोला कि मुझे बेहोश कर देना, मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बेहोश नहीं करेंगे, बच्चा भी बेहोश पैदा हो गया, ऐसे करके डॉक्टर बोल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बेहोश करो, होने दो बेहोश बच्चा पैदा, पर मुझे बेहोश करो तभी करना, ऐसे मत करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको नींद का इंजेक्शन दे देंगे। तो उन्होंने शायद मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था, बेहोश तो नहीं किया था, क्योंकि मैं चीज़ें सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। वो शायद ऑपरेशन कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे पेट अपना हिलता हुआ फील हो रहा था। तो पर मैं नींद में थी, इतना था, प्रॉपर गहरी नींद में भी नहीं थी कि मुझे कुछ ना पता हो, मुझे चीज़ें पता चल रही थी। पर पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता जब आपका सिजेरियन हो रहा होता है ना, तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो गया है। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपका बच्चा के रोने की आवाज़ आपको आ जाती है। तो जैसे मुझे सुन किया गया तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी, अरे मुझे फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है, मुझे भी काट मत देना, काट मत देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत ऐसा नहीं काटेंगे, आप चिंता मत करो। मैं प्रॉपर सुन हो गई। फिर उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी और नींद का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और मुझे अचानक आवाज़ सुनाई दी। 3 मिनट के अंदर ही मुझे, शायद 3 से 4 मिनट मान लो, आवाज़ सुनाई दे गई बच्चे की। और उन्होंने मेरी बेटी मेरे पास लेके आए और उसको मेरे गाल के पास रख के किस करवाई। और फिर मतलब थोड़ा बेहोशी की उसमें ही थी मैं, इतना मुझे नींद सी में ही थी, इतना मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी। फिर उसके शायद 10-1 मिनट उन्होंने मुझे और रखा वहाँ पर ऑपरेशन रूम में, स्टिचेस वगैरह किया उन्होंने। और मैंने एक वर्ड और सुना था कि कोई डॉक्टर जो स्टिचेस लगा रहा है उनको बोल रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा स्टिच और लगाना इस साइड पे पेट के। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टिच और लगाया एंड देन मुझे मेरे रूम में भेज दिया गया जहाँ पर सारे पेशेंट होते हैं वहाँ पर। और जब तक पैर सुन थे तब तक तो मुझे कुछ फील हुआ नहीं। जब पैर का जो सुनपन है वो ख़त्म होने लगा, उस टाइम मुझे जो पेन हो रहा था, ओ माय गॉड, बहुत ख़तरनाक पेन होता है। और सेकंड बेबी भी सिजेरियन से हुआ था, तो पेन किलर वगैरह भी कम काम कर रही थी, पेन मुझे कॉन्टीन्यूसली था। तो आप ये मान के चलो 2 दिन मैं अच्छा वाला पेन में थी। आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, आप चाहे सिजेरियन करवाएं, जो लोग सोचते हैं ना ऑपरेशन करवाओ और चल दो, बहुत आसान है ऑपरेशन से बच्चा करना, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ऑपरेशन हो गया तो मुझे पेन फील हो रहा था और पेन किलर्स भी काम नहीं कर रही थी। फिर प्लस मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़ और मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन 24 आवर्स तक ना ही वो पानी दे सकते हैं ना ही वो खाना खा सकते हैं हम। तो 24 आवर्स तक मैं बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब रही, प्यास भी लग रही थी और अपने बच्चे को भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। और मैं बार बार कह रही थी मुझे मेरी बच्ची दिखाओ, मुझे मेरी बच्ची दिखाओ। तो मेरी सासू माँ ऐसे भी कर ले, ऐसे भी कर ले, पर मुझे दिख नहीं रही थी अच्छे से। फिर 24 आवर्स होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करो, अपने हाथ पैर हिलाओ। तो जब मैं मूव करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो भी कंपल्सरी था क्योंकि गैस पास होगी तभी वो मुझे पानी देते। और बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इसमें कि पानी देंगे कहीं पेट में दर्द ना हो जाए, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी मूव करी और फिर वेट किया कि 24 आवर्स के अंदर ही गैस पास हो जाए, सो दैट मुझे पानी वगैरह मिल जाए।
और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं अपनी बॉडी मूव कर पाई, लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट, और उसके बाद गैस पास हुई। फिर उन्होंने मुझे 2 घूँट पानी दिया, फिर उन्होंने हाफ़ एन आवर वेट किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर उन्होंने थोड़ा और पानी दिया, फिर थोड़ा हाफ़ एन आवर वेट किया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद कहा कि अब आप अपने पैरों पे खड़े होके चलना है आपको। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई उस टाइम, क्योंकि स्टिचेज़ हैं, पेन हो रहा है, चलना कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, नर्सेज़ वगैरह सब बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और चलवाया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सिज़ेरियन में ना आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत, लेकिन मेरी बेटी ने, सेकंड बेबी ने, फर्स्ट टाइम तो मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहा, दर्द भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन सेकंड टाइम पे मेरी बेबी ने मुझे कभी पेट में थी तब भी परेशान नहीं किया, और जब वो बाहर आई तब भी मुझे उसने परेशान नहीं किया। हाँ, वो ऑपरेशन का दर्द तो देखो आपको बर्दाश्त करना ही है, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं हुई, मैं ईज़िली फ्रेश हो गई। मैं उतर के वॉक किया मैंने, और मोस्टली क्या होता है, गैस पास नहीं होती, बहुत सारे ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मेरा सब कुछ भगवान की दया से ठीक था। और जब मैं खड़ी हुई, जैसे उन्होंने मुझे खड़ा किया, सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखा, अपने बच्चे को प्यार किया, और उसके बाद थोड़ा बहुत वॉक किया। और आई गेस जो ऑपरेशन का पेन होता है वो जब आप वॉक करने लगते हो तभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाँ, आप उठोगे बैठोगे स्टिचेस में पेन रहेगा। और जब 1 वीक हो जाता है तब आपको पेन का पता भी नहीं चलता है, और सेकंड डे से ही आपका पेन एकदम कम होने लग जाता है। लेकिन आप उठोगे बैठोगे थोड़ा टर्न करोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन पेन किलर वगैरह हॉस्पिटल की वजह से आपको इतना आ, नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नाजुक दिल के हो, आपको पहली बात तो मानना पड़ेगा जब भी आपका सिजेरियन होगा कि दर्द होने वाला है, तो आप इस चीज़ को तो सोच के बैठ जाओ। और अगर आप ये सोचते हो कि कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत कमज़ोर दिल के हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। तो ये थी मेरी स्टोरी, और मैं आज एकदम प्रॉपर हो गई हूँ, नॉर्मल मैं वॉक कर लेती हूँ, उठना बैठना किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑपरेशन के, सिजेरियन के 1 वीक के बाद आप अच्छे से चल फिर सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली आप इजीली चल पाओगे, उठ बैठ पाओगे। मैंने अपनी बच्ची के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश किया कि मैं अच्छे से टर्न हो जाऊँ अच्छे से, क्योंकि मुझे फीड करवाना होता था। बार बार मैं बैठती थी, बैठ के फीड करवाती थी, कभी लेफ़्ट टर्न करती थी, कभी राइट टर्न करती थी। तो उसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा पेन बर्दाश्त किया और पुश किया, और उसकी वजह से मैं अब आराम से वॉक वगैरह कर लेती हूँ, उठना बैठना सब कुछ। क्योंकि बच्चे को अगर मैं टर्न नहीं करती, उठ बैठ नहीं पाती, तो उसको फीड करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। और अब मैं वो पाउडर फॉर्म का जो मिल्क बच्चे को दे रहे थे हॉस्पिटल वाले, मैं नहीं चाहती थी वो ज़्यादा टाइम के लिए उसको मिले, तो इसलिए मैंने वो पेन बियर किया। और अब ठीक हूँ मैं। देखो, बाहर के तो घाव अभी ठीक हैं, अंदर के घाव को भरने में टाइम लगेगा। डॉक्टर ने एटलीस्ट 2 महीने का बोला है कि आप 2 महीने एकदम रेस्ट करोगे तो आपका इंटरनल जो भी घाव है वो सब भी ठीक हो जाएंगे। एकदम रेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि बेड रेस्ट पे एकदम पड़े रहना है आपको लाश की तरह, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने का रेस्ट इन द सेंस आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। इंटेंस काम की बात कर रही हूँ मैं, आपको बहुत हैवी चीज़ें नहीं उठानी है। तो ऐसा कुछ परहेज होता है जो और खाना पीने का मेरे को कोई परहेज बताया नहीं डॉक्टर ने। उन्होंने बस ये कहा था कि आप हल्का फुल्का स्टार्टिंग में खाओ, और मतलब 1 वीक तक, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो मेरा खुद का भी कंसर्न था कि अंदर स्टिचेस है, तो मैंने मसालेदार मिर्च वगैरह का कुछ नहीं खाया। मैं प्लेन खाना खाती थी, हल्का सा नमक डलवा के खिचड़ी या दाल पालक ये सब खाती थी, और अब भी मैं यही खाती हूँ। मैं हैबिचुअल हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली डाइट पे ही रहा करती थी, तो मैं ये सब खाती रहती थी बिना मसाले के सब, तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है। मैं हैबिचुअल रहती हूँ इन सब चीज़ों की। तो और दूसरा, मैं खाना भी लाइट इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे रहता है कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा नॉर्मल सादा खाना खाती हूँ। आप लोग खा सकते हो 1 हफ्ते के बाद कुछ भी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपका सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है तो हद से ज़्यादा घी का सेवन ना करें, हद से ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं। हद से ज़्यादा घी खाओगे तो देखो, बैठे बैठे बेड रेस्ट पे घी बहुत भारी चीज़ होती है, आपकी बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है।
तो ज़्यादा घी वगैरह मत लो, लिमिटेड चीज़ें लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हो। जब तक आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, तो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इसलिए शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।